मृत्युंजय। उपन्यासकार शिवाजी सावंत। अंश 1। कर्ण। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कहेंगे जो काल के मुख में जा चुके वे कैसे बोलने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसे लोगों को भी बोलना पड़ता है। जब जब हाड़ मांस के जीवित पुतले मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं, तब तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है। आज मैं औरों के लिए कुछ कहने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस तरह की बात करने वाला मैं कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं हूं। संसार मेरे सामने एक युद्ध क्षेत्र के रूप में उपस्थित हुआ, और मेरा जीवन भी क्या है? उस युद्ध क्षेत्र में बाणों का केवल एक तरकश, अनेक प्रकार की, अनेक आकारों की विविध घटनाओं के बाण जिसमें ठसाठस भरे हुए हैं। बस ऐसा ही केवल एक तरकश। आज अपने जीवन के उस तरकश को मैं सबके सामने अच्छी तरह खोलकर दिखा देना चाहता हूं। उसमें रखे हुए विविध घटनाओं के बाणों को, बिल्कुल एक सी सभी घटनाओं के बाणों को मैं मुक्त मन से अपने हाथों से सबको दिखा देना चाहता हूं। अपने दिव्य फलकों से चमचमाते हुए अपने परुष और आकर्षक आकार के कारण तत्क्षण मन को मोह लेने वाले, साथ ही टूटे हुए पुच्छ के कारण दयनीय दिखाई देने वाले, तथा जहां तहां टूटे हुए फलकों के कारण अटपटे और अजीब से प्रतीत होने वाले इन सभी बाणों को, और वे भी जैसे हैं वैसा ही, मैं आज सबको दिखा देना चाहता हूं। विश्व की श्रेष्ठ वीरता की तुला पर मैं उनकी अच्छी तरह परख कराना चाहता हूं। धरणी तल के समस्त मातृत्व के द्वारा आज मैं उनका वास्तविक मूल्य निश्चित कराना चाहता हूं। पृथ्वी तल के एक एक की गुरुता द्वारा मैं उनका वास्तविक स्थान निर्धारित कराना चाहता हूं। प्राणों की बाजी लगा देने वाली मित्रता के द्वारा मैं आज उनकी परीक्षा कराना चाहता हूं। हार्दिक फुहारों से भीग जाने वाले बंधुत्व के द्वारा मैं उनका वास्तविक मूल्यांकन कराना चाहता हूं। भीतर से मेरे मन के एकदम गहन गंभीर अंतरतम से एक आवाज बार बार मुझको सुनाई देने लगी है। दृढ़ निश्चय के साथ साथ जैसे जैसे मैं मन ही मन उस आवाज को रोकने का प्रयत्न करता हूं, वैसे वैसे हवा के तीव्र झोंकों की अग्नि की ज्वाला जैसे बुझने के बजाय पहले की अपेक्षा और अधिक जोर से भड़क उठती है। वैसे ही वह आवाज बार बार गरज कर मुझसे कहती है, कहो कर्ण, अपनी जीवन कथा आज सबको बता दो। वह कथा तुम ऐसी भाषा में कहो कि सब समझ सके, क्योंकि आज परिस्थिति ही ऐसी है। सारा संसार कह रहा है, कर्ण तेरा जीवन तो चिथड़े के समान था। कहो, गरज कर सबसे कहो कि वह चिथड़ा नहीं था, बल्कि वह तो गोटा किनारे वाला एक अतलसी राजवस्त्र था। केवल परिस्थितियों के निर्दय कटीले बाड़े में उलझने से ही उसके सहस्रों चिथड़े हो गए थे। जिस किसी के हाथ में वे पड़े, उसने मनमाने ढंग से उनका प्रचार किया, और फिर भी तुमको उस राजवस्त्र पर इतना अभिमान क्यों है? वस्तुओं के किसी ढेर में सुंदर संदूक की तह में पड़े हुए नए निकोर और अखंड राजवस्त्र की अपेक्षा भयंकर तांडव करने वाले काल के झंझावात से अकेले जूझते हुए चीर चीर होने वाला तेरा वह राजवस्त्र क्या कम मूल्यवान था? यह आज सबको आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लेने दे, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेने दे। वीरों की कहानियां सदैव ही बड़ी रुचि के साथ से सुनने वाले तथा दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता और निश्चिंतता से बिल्कुल ही भूल जाने वाले इस पागल संसार को तेरी यह कहानी क्या कभी जोर से झकझोर सकेगी? क्या उसमें इतनी प्रचंड शक्ति है?
विश्व की चरम सत्यता पर जिनका अखंड विश्वास है, जो लोग मृत्यु को एक खिलौना समझते हैं, सिंह की सी छाती वाले जिन वीरों का इस धरातल पर अस्तित्व है, क्या वे सभी लोग आज तुम्हारी इस कहानी को सुनना चाहेंगे? यह क्या केवल कहानी है? यह तो एक महान सत्य है, और सत्य देखने वालों की और सुनने वालों की इच्छा का विचार कभी नहीं किया जाता। वह सदैव जिस रूप में होता है उसी रूप में सामने आया करता है, उदित होते हुए सूर्य की तरह। कथा कोई भी हो, उसको सुनते समय श्रोता यह आशा करते हैं कि उसमें मदिरा के मधुर चषक होंगे, नर्तकियों के नाद में पदन्यास होंगे और होंगे स्त्री पुरुषों के आवेगपूर्ण आलिंगन। वे उसमें एक ऐसा नशा चाहते हैं जो क्षणभंगुर जीवन की प्रतीति को भुला दे। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूं, मेरी उस जीवन गाथा में मधुरा के ऐसे चषक नहीं है, मन को धीरे से गुदगुदाने वाले नर्तकियों के पदन्यास भी नहीं है। उसमें है केवल संग्राम, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को कपा देने वाला संग्राम। मैं तो तन मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूं। मैं अपनी कहानी आज केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूं। मनुष्य अपने मन की बात जब तक कह नहीं लेता, तब तक उसका मन हल्का ही नहीं होता। इसलिए मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूं। लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अपनी इस संग्राम कथा को मैं काल क्रमानुसार कैसे कहूं, क्योंकि कड़कड़ाती हुई बिजली के कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मर्मभेदी आवाज सुनकर वन्य घोड़ों के झुंड के अनेक घोड़े जैसे इधर उधर रास्ता मिलता है उधर ही भटक दौड़ने लगते हैं, वैसे ही अनेक घटनाएं इस समय मेरी आंखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर उधर मनचाही दौड़ लगा रही हैं। उनको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूं, यह स्वयं मुझे भी नहीं सूझ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय बार बार मेरी आंखों के सामने जो खड़ी हो रही है वह है गंगा माता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चंपा नगरी। चंपा नगरी मेरी जीवन सरिता का वह सुंदर मोड़ है जो मुझको बहुत ही प्रिय लगता है। उस नगरी के केवल स्मरण मात्र के साथ ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हरिणों के झुंड छलांगे मारते हुए दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि स्मृतियां मयूर पंख जैसी होती हैं, तो किसी का कहना है वे बकुल के फूल की तरह होती हैं जो अपने सुगंध को पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सका। स्मृतियां सदैव ही हाथी के पैरों जैसी होती हैं, वे मन की आर्द्र भूमि पर अपना गहरा चिन्ह पीछे छोड़ ही जाती हैं। कम से कम मेरी तो सभी स्मृतियां ऐसी ही हैं। चंपा नगरी मेरे सामने मेरे जीवन की मरुभूमि पर काल रूपी गजराज द्वारा अंकित ऐसा ही एक गहरा और स्पष्ट चिन्ह है। मेरी जीवन यात्रा में वह सबसे अधिक शांत और स्पृहणीय लगने वाला आश्रय स्थल है। कुछ लोग जीवन को मंदिर कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मंदिर कदापि नहीं है, और यदि वह मंदिर है भी तो चंपा नगरी उस मंदिर की एकमात्र मधुर घंटी है। गंगा माता के विशाल और रमणीय किनारे पर बसा हुआ वह एक छोटा सा गांव है। कैसा है वह? मित्रों, उम्मीद है कि आपको मृत्युंजय का यह पहला अंश सुनने में पसंद आया होगा। अगला अंश जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। मृत्युंजय के अगले अंश को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें।